हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम आज पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग के बारे में। हम ऑडिटिंग सब्जेक्ट शुरू किए थे, ऑडिटिंग के बेसिक्स के बारे में समझे थे कि स्टार्ट मतलब ऑडिटिंग क्या होता है, कौन ऑडिटिंग करता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़े थे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़े थे हम पिछले क्लास में ऑडिटिंग। आज हम फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता था पहले, अभी एनईपी में भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलो आ जाओ शुरू करते हैं। फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, आज हम 12 फीचर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, दूसरा है चेक एरिथमेटिकल एक्यूरेसी, तीसरा है चेक कंप्लीटनेस, चौथा है डन बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर, पांचवा है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, छठवा है रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, सातवां है इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय मैनेजमेंट, आठवां है स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट, हुआ है कैपिटल एंड रेवेन्यू, 10वां है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट, 11वां है रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर और 12वां है रिलेशन पार्टीज। आज के क्लास में सारे फीचर्स को पढ़कर तुम्हारा दिमाग बहुत ऑडिट के तरफ बहुत और ओपन हो जाएगा। मतलब ऑडिट क्या होता है, क्यों होता है, क्या किया जाता है, ये तुम्हें और अच्छे तरीके से जाएगा आज जब तुम ये 12 फीचर साथ पढ़ोगे। ठीक है, आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहला फीचर, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। एन ऑडिट इज कैरेक्टराइज्ड एज अ सिस्टमैटिक and scientific examination of books of accounts of organization. What is systematic और scientific? सिस्टमैटिक मैनर में मतलब मान लो मैं एक साल का ऑडिट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है एंड यू अपॉइंट मी एज एन ऑडिटर, तुमने मुझे अपॉइंट किया है ऑडिटर के लिए और मेरा काम है कि मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करके उसका रिपोर्ट बनाकर तुम्हें, इनफैक्ट इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग भी, इनकम टैक्स एक्ट में भी लिखा गया है कि कुछ सर्टेन कैटेगरी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करवाना मैंडेटरी। कंपनीज एक्ट में भी लिखा गया है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग भी ऑडिट मैंडेटरी होता है। प्लस बहुत बार गवर्नमेंट को तो छोड़ो, मैनेजमेंट और ओनर खुद ऑडिट करवाते हैं ताकि वो अपने खुद की गलतियों को और अपने ऑर्गेनाइजेशंस में होने वाले फ्रॉड, मिस्टेक्स और एक्सेट्रा चीजों को वो फाइंड आउट कर सकते। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन के बारे में। सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन मतलब साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन का मतलब है कि तुम प्रॉपरली एक सिस्टमैटिक मैनर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चेकिंग करो। ऐसा नहीं कि पहले अप्रैल का चेक कर लिए, फिर मन किया तो दिसंबर का कर लिए, फिर मन किया तो फरवरी का कर लिए। सिस्टमैटिक मैनर में ऑडिट होता है। ठीक है, ऑडिट को करने का भी प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज चेक कर रहे हो, तुम्हारा मन में आया कुछ चेक कर लिए, मन नहीं आया नहीं चेक किए। प्रॉपर ऑडिट करने का तरीका होता है जो 5 सालों में चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि तुम ऑडिट करने जाओगे तो कैसे ऑडिट करोगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसका सिस्टमैटिक स्टेप्स क्या होगा, वो सारी चीजों को हमें फॉलो करना। ठीक है, तो सबसे पहला है सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। दूसरा है चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल मतलब कहीं टोटलिंग मिस्टेक मिस्टेक है क्या, कहीं कुछ लिखने में गलती हुआ है क्या, कहीं 29 को 92 लिख दिए हैं क्या, ऐसा भी तो होता है ना, उल्टा लिख देते हैं बहुत बार। तो ये छोटे छोटे होने वाले मिस्टेक्स को भी चेक करो। एन ऑडिट चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली एक्यूरेट है नहीं है या नहीं है, अरिथमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं, मतलब टोटलिंग सही है कि नहीं, प्रॉपरली पोस्टिंग हुआ है या नहीं हुआ है, प्रॉपर जर्नल एंट्री किया गया है नहीं किया गया है। तो ये सारा क्लरिकल मिस्टेक्स जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, तो चेक फॉर क्लरिकल मिस्टेक्स ऑल्सो। ठीक है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय द वेरिफिकेशन ऑफ पोस्टिंग, कास्टिंग एंड बैलेंसेस। पोस्टिंग चेक करोगे, कास्टिंग चेक करोगे एंड बैलेंसेस चेक करोगे। लेजर में जो पोस्टिंग हो रहा है, जर्नल एंट्री जो पोस्ट किया जा रहा है, जर्नल एंट्री जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर किया जा रहा है, इन सभी चीजों को डिटेल में चेकिंग करना है। चेकिंग करके कोई अरिथमेटिकल एरर है, कोई क्लरिकल एरर है, तो उसको भी फाइंड आउट करने का कोशिश करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा फीचर। तीसरा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं बताया भी था तुम्हें, चेक फॉर कंप्लीटनेस।
पहले तो इंश्योर करो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट है या नहीं है, साल भर का पूरा एंट्री किया गया है या नहीं किया गया है। मतलब जब से जब तक का तुम्हें ऑडिट करने बोला गया मान लो तुम्हें 1 अप्रैल 2028 से 31 मार्च 2029 तक का ऑडिट करने बोला गया है, ठीक है। पहले तो चेक करो इस पीरियड से इस पीरियड ये 12 मंथ्स का प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया गया है या नहीं। हो सकता है इसमें से फरवरी तक अपडेटेड हो, मार्च का एंट्री अपडेट ही ना किया गया हो सकता है कि बीच में कोई महीना छूटा हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट एंटर ना किया गया हो। तो पहले चेक करो कि जो तुम ऑडिट कर रहे हो उसका प्रॉपर अकाउंटिंग हुआ है या नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट अकाउंटिंग हुआ है या नहीं हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में जाकर पता चला अरे 2 बैंक अकाउंट ही एंट्री करना भूल गए, अरे बाद में पता चला कि ये एंट्री तो फरवरी तक ही था, मार्च का तो एंट्री अभी तक हुआ ही नहीं है, तो ऑडिट कहां से होगा। तो पहले तो चेक करो कंप्लीटनेस, ठीक है। The auditor has to check that none of the entries in the books of accounts of the client have been omitted in the process of compilation and that nothing which is not in the books of accounts has found a place in the year end state. क्लियर है बात। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ एक्स्ट्रा एंट्री हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ एंट्री होना चाहिए था और एंट्री नहीं। तो पहले तो वो चेक करना है सबसे पहला, ठीक है। तो तीसरा हो गया हमारा चेक फॉर कंप्लीटनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। चौथा, डन बाय अ इंडिपेंडेंट पर्सन और फर्म। ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे। ऑडिटर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। हु इज अ इंडिपेंडेंट पर्सन? तुम अगर मुझे अपॉइंट कर रहे हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, तो क्या मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूं तुम्हारा ऑडिट करने के लिए? यस। क्यों इंडिपेंडेंट पर्सन हूं? बिकॉज तुम्हारा हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, स्टूडेंट टीचर का तो है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा कोई फैमिली रिलेशन है नहीं। ना तुमने मुझे लोन दिया है ना मैं तुम्हें लोन दिया हूं, ना तुमने मेरे किसी बिजनेस पर इन्वेस्ट किया है ना मैंने तुम्हारे बिजनेस पर इन्वेस्ट किया है। तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे। इंटरेस्ट नहीं होने का मतलब तुम्हारा अगर फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा होगा तो उससे मुझे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो मैं जानबूझकर तुम्हारा फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अच्छा क्यों दूंगा? जो फैक्ट है वही दूंगा। मैं तुम्हारे फेवर में या तुम्हारे अगेंस्ट में अननेसेसरी क्यों बोलूंगा, है ना। जो फैक्ट है मैं वही दूंगा। तो उस प्रकार के सिचुएशन में आई एम इंडिपेंडेंट। वहीं पर अगर तुम अपने ताऊ का लड़का को, चाचा का लड़का को, या कोई ऐसा पर्सन जो तुमसे लोन लिया है, या कोई ऐसा पर्सन जो तुम्हें लोन दिया है, इस टाइप के इंसान को अगर तुम हायर कर लेते हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो क्या बाइसनेस होगा या नहीं होगा रिपोर्ट में? रिपोर्ट में बाइसनेस, ठीक है। तो हम हमेशा किसको हायर करना है? इंडिपेंडेंट पर्सन। ऑडिटर मस्ट बी अ इंडिपेंडेंट पर्सन और अ फर्म। क्लियर है बात, ठीक है। An audit is carried by an independent person or a firm who is duly qualified for the job. The auditor should be competent, independent, qualified, and should be possessing the prescribed qualification and certification for practice. उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सीओपी होता है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद दो चीज होता है, आइदर मैं जॉब कर सकता हूं, आइदर मैं ऑडिटर बन सकता हूं। मैं जॉब में चला गया, एम्प्लॉय बना, तो मैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और अगर मैं खुद का फॉर्म करता हूं तो मैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो जो इंसान सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेता है वो एलिजिबल होता है फॉर एन ऑडिट, ठीक है। तो सीए तो बनना है, साथ में सीओपी भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होना चाहिए। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म हिज वर्क विदाउट कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइंट। तुम्हें क्लाइंट के इन्फ्लुएंस, जानबूझकर उसको फेवर या उसके अगेंस्ट में नहीं जाना है। मैनेजमेंट और एनी थर्ड पार्टी, if he does not do so, he can add little to the confidence of shareholder and other stakeholder who rely on his audit report. क्लियर है बात। तो अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट होगा तभी वो रिलायबल होगा, अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो रिलायबल भी, ठीक है। ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट में आते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट। अब तुम्हें चेक करना है कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है वो उसको वेरीफाई करना है, इज इट ओके और नॉट। क्या फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है वो प्रॉपर है या नहीं। उसको कैसे चेक करेंगे?
हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारे ट्रांजैक्शंस, ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एज स्टेटेड अर्लियर द पर्पस ऑफ ऑडिट इज टू वेरीफाई द रिजल्ट रिप्रेजेंटेड बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएनएल अकाउंट को वेरीफाई करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टेट ऑफ अफेयर्स एज शोन बाय द बैलेंस शीट। द स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर पिक्चर, ट्रू एंड फेयर, जो तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल रिजल्ट ऑफ द क्लाइंट बिजनेस एंड द एसेट्स एंड लायबिलिटी। द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, जो तुम्हारा फाइनेंशियल रिजल्ट है, जो प्रॉफिट आ रहा है, जो बैलेंस शीट फिगर है, वो मस्ट बी ट्रू, दैट मस्ट बी करेक्ट, clear and unambiguous. Also, the auditor should ensure that amounts shown in the financial statements are properly classified. अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अमाउंट है, described and disclosed in conformity with accounting standards. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से होना चाहिए। The account should have been prepared in conformity with the concerned law. जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल है के अकॉर्डिंग तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स होना चाहिए। बेसिकली बोलने का मतलब यही है, तो तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, हम नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को ही सर्टिफाई करके देते हैं कि वो ओके है बोल। तो जब हम इसको सर्टिफाई कर रहे हैं तो हमें चेक करना है कि ये ट्रू एंड फेयर है, इसमें कोई भी एम्बिगिटी नहीं, कोई भी गलत फिगर नहीं दिया गया है, एवरीथिंग इज करेक्ट एंड एज पर लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग जिस चीज का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए हम उसका वही ट्रीटमेंट किए हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो ट्रीटमेंट होना चाहिए हम वो किए हैं। प्रॉपरली सभी फिगर को क्लासिफाई करके लिखे हैं, करंट एसेट को करंट एसेट में, कैश इन हैंड को अलग से, कैश एट बैंक को अलग से, मतलब प्रॉपरली क्लासिफाई करके हमें सारे फिगर्स को देना है, जिससे किसी भी पर्सन को पढ़कर समझ में आ जाए कि किसी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर है बात? तो इस हिसाब से हमें हमारा रिपोर्ट को प्रिपेयर करना है, वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। एक इंटरनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी में इंटरनल कंट्रोल क्या मतलब, हु इज टेकिंग द डिसीजन, हु इज इम्प्लीमेंटिंग इट, उसमें बीच में चेकिंग का प्रोसेस क्या है, कोई भी काम हो रहा है तो वो काम का अप्रूवल का प्रोसेस क्या है, वो काम का पेमेंट का प्रोसेस क्या है, ये सारा होता है इंटरनल कंट्रोल। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर हमारे ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर अभी उद्देश्य एकेडमी में, मान लो कोई बच्चा है जो कोई ऑफर में कोर्स खरीदता है, कॉम्बो ऑफर में खरीद, तो हम इंश्योर करते हैं कि कहीं स्टूडेंट के साथ फ्रॉड ना हो जाए। इस वजह से हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारा रजिस्टर, जो ऑथराइज्ड मोबाइल नंबर है, उसी मोबाइल नंबर से पेमेंट करे, उसी में बच्चा पेमेंट करे, उसी मोबाइल नंबर में स्क्रीनशॉट भेजे, वही मोबाइल नंबर तुम्हें भरोसा दिलाने के लिए हम मोबाइल एप्लीकेशन पर डालते हैं, वही मोबाइल नंबर हम वो यूट्यूब पर भी डालते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। व्हाट्सएप का चैट जो होता है वो फेक नहीं हो सकता, ठीक है, तो व्हाट्सएप चैट के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो ये है। अच्छा, और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो जाए, कॉम्बो ऑफर तुमने परचेज किया, ठीक है, उसके बाद हम अगर, उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, उसके बाद मैं जिस नंबर, मान लो तुम XYZ स्टूडेंट है, वो कॉम्बो ऑफर परचेज करता है, पेमेंट करता है हमारे ऑथराइज मोबाइल नंबर, वो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दिया। अब हम क्या करते हैं, उस मोबाइल नंबर को हम हमारे एम्प्लॉय के जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है उसमें चला जाता है, हम एक्टिवेशन जो करता है हम उसको दे देते हैं। वो क्या करता है, उसको उस नंबर में को कॉल करता है, ओटीपी लेकर उसमें सारे कोर्स को एक्टिवेट कर दे। यही प्रोसेस है, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो ये कोर्स कर रहे हैं वो इसी प्रोसेस से खरीदे होंगे। तो जो एक्टिवेशन का प्रोसेस है, अच्छा सोचो, अगर एम्प्लॉई किसी दो बच्चे से खुद पेमेंट ले ले, एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी से पेमेंट ले ले और एक्टिवेट कर दे कोर्स, तो तुम्हें नहीं लगता एज अ ओनर हम लोगों का यहाँ पर लॉस हो जाएगा? क्योंकि एक्टिवेशन तो वो कर रहा है, वो तो किसी का भी एक्टिवेशन कर सकता है। तो हाउ वी विल चेक
कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड ना हो रहा हो। तो जब वो एक्टिवेशन करता है, तो वो एक्टिवेशन के रजिस्टर में एंट्री, और हम हर रोज वो एक्टिवेशन का रजिस्टर, कितना एक्टिवेशन हुआ और एक्चुअल में कितने बच्चे पेमेंट किए, दोनों मैच हो रहा है या नहीं। दिस इज इंटरनल कंट्रोल। हम कंट्रोल बनाकर रखे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कहीं फ्रॉड ना हो। इस तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। कहीं पर कैश पेमेंट होता है तो वहां पर वाउचर कटता है, कहीं पर कुछ ट्रांजैक्शन होता है तो प्रॉपर उसका फ्लो होता है, उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग होता है। दिस इज इंटरनल कंट्रोल। जहां पर कोई रिकॉर्ड्स नहीं होता, जहां पर सब कोई अपना मनमानी कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर कोई भी इंटरनल कंट्रोल नहीं। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल होना बहुत जरूरी। Review of accounting system and internal control. The process of audit involves a critical review of system of accounting. कैसे अकाउंटिंग होता है, बहुत जरूरी है, अकाउंटिंग किस प्रोसेस से होता है, एंड इंटरनल कंट्रोल ऑपरेटिंग इन द an examination of the system of accounting and internal control is done to see whether it is appropriate for the business and helps in properly recording all transactions. अकाउंटिंग प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस तरीके से अकाउंटिंग हो रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है पता लगाने के लिए कि सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं हुए। देखो हमारा जो प्रोसेस है, एक्टिवेशन रजिस्टर से हम चेक करते हैं कि प्रॉपर एक्टिवेशन हुआ है या नहीं हुआ है। दिस इज आवर इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस। हमारा रिकॉर्डिंग का प्रोसेस वो है। तो इसमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बच्चा छूट गया, क्योंकि अगर कोई बच्चा छूट गया तो हमें पता चल जाएगा, पेमेंट है हमारे पास आया है और एक्टिवेशन रजिस्टर में उसका नाम नहीं है, तो कोई छूटा है तो पता चल जाएगा। किसी बच्चे का एक्स्ट्रा एक्टिवेट हुआ है तब भी पता चल जाएगा, पेमेंट रजिस्टर में नहीं होगा लेकिन एक्टिवेशन रजिस्टर में उसका नाम होगा। तो दिस इज इंटरनल कंट्रोल एंड दिस इज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो कौन सा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो हो रहा है, उसको हम चार्टेड अकाउंट पहले चेक, ठीक है। हेल्प्स इन प्रॉपर्ली रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन इफ द सिस्टम ऑपरेटिंग इन द एंटिटी आर एडिक्वेट। अगर सिस्टम प्रॉपर है, इसका मतलब तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर भरोसा कर सकते हो कि वो ओके होगा। थोड़ा मतलब चेक तो करेंगे, लेकिन तुम्हें ये इंश्योर हो रहा है कि हाँ भाई सब रिकॉर्डिंग तो ठीक ठाक से हो रहा है, सारा मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री तो ठीक ठाक से हो रहा है। इट काइंड ऑफ एश्योरेंस दैट ऑडिटर टू अ लार्ज एक्सटेंट दैट एरर एंड फ्रॉड आर, ऑडिटर को थोड़ा एश्योरेंस मिल जाएगा कि अगर अकाउंटिंग सिस्टम अच्छा है, इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, तो हमें थोड़ा एश्योरेंस मिल जाता है, हाँ भाई कोई एरर एंड ओमिशन होने का चांसेस तो कम है। फिर हम फिर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, हमें फिर भी चेक करना है, लेकिन मन में एक भरोसा हो जाएगा, हाँ सिस्टम ठीक है। सिस्टम ठीक है तो क्या, अब तुम्हें प्रोसेस को प्रॉपरली चेक करते जाना, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द मैनेजमेंट। तुम ऑडिट कैसे करते हो, तुम्हें अकाउंटिंग एंट्रीज कौन करता है, मैनेजमेंट करता है या उसका अकाउंटेंट करता है, सारा इंफॉर्मेशन तुम्हें कौन दे रहा है, मैनेजमेंट दे रहा है। तो ऑडिट ऑडिट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन देगा उसी के बेसिस पर तो ऑडिट होगा। अगर मैनेजमेंट ही सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा तो ऑडिट कैसे सही होगा, मैनेजमेंट सही इंफॉर्मेशन देगा तो ऑडिट सही तरीके से होगा। तो ऑडिट पूरा डिपेंडेंट है कि मैनेजमेंट के हिसाब से हमें डेटा दे रहा है। The audit is performed with the help of vouchers, supporting documents, informations and explanation received from the management and client staff. Client के staff से और management से जो हमें मिलता है उसी का हम लोग audit करते हैं। Even though the majority of the information is supplied by the management, the auditor also sometimes obtain evidence from external sources. मैनेजमेंट तो देगा सारा, लेकिन अगर तुम्हें कहीं कहीं पर मैनेजमेंट के ऊपर डाउट हो रहा है तो तुम उसको बाहर से भी वेरीफाई कर सकते हो, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन भी कर सकते हो, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी पता लगा सकते हो, सच एज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से जाकर पूछ सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वालों से ट्रांजैक्शंस का डिटेल ले सकते हो, एक्सेट्रा, डीलिंग विद द क्लाइंट्स। क्लाइंट का जिस बैंक अकाउंट, जहां पर जौन से बैंक में अकाउंट है, वहां पर उनसे जाकर बात किए उस बैंक मैनेजर से, और वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल लिए तुम, जो कि तुम्हें मैनेजमेंट से नहीं मिल रहा था या तुम्हें मैनेजमेंट के ऊपर डाउट हो रहा था। इस तरीके का काम तुम कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट,
पॉइंट नंबर 7 हो गया। पॉइंट नंबर 8, स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू वेरीफाई द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस। तुम्हें डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली वेरीफाई करना है, स्क्रूटनी करना है, मतलब चेक करना है, ताकि तुम वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस को कर सको। बहुत केसेस में क्या हुआ है, फ्रॉड जो पता चला है बाद में, ऑडिटर को एडिटेड बैंक स्टेटमेंट में 5,000 है, उसमें 2 जीरो लगाकर 50,000 या 5 लाख कर दिया गया, और ऐसा एडिटेड स्टेटमेंट्स ऑडिटर को दिया गया। ऑडिटर उसको चेक किया, उसको ओके लगा, वो ऑडिट रिपोर्ट ओके इशू कर, ऐसा भी हुआ है। तो तुम्हें वो तो ठीक है, उसका तो कोई उपाय नहीं है। अगर मैनेजमेंट इस लेवल का फ्रॉड करेगा तो कुछ केसेस में ऑडिटर भी उसे नहीं पकड़ पाएगा, पॉसिबल नहीं होता ना, हम कोई भगवान थोड़ी हैं, हम भी तो इंसान हैं। तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन हर एक चीज, हर एक एरर हम पकड़ पाए इसका कोई गारंटी भी नहीं। स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तुम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करोगे, स्क्रूटनाइज करोगे ट्रांजैक्शंस का वैलिडिटी को चेक करने के लिए कि ट्रांजैक्शन सही है या गलत है। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द करेक्टनेस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द ऑडिटर मस्ट इंस्पेक्ट, कंपेयर, चेक, रिव्यू एंड स्क्रूटनाइज द वाउचर सपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन, एज वेल एज एग्जामाइन कॉरेस्पॉन्डेंस, मिनट बुक्स ऑफ शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम हैं जो किसी कंपनी में होते हैं, ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स के नाम हैं। तो इन डॉक्यूमेंट से तुम्हें क्रॉस चेक करना है कि प्रॉपर सब कुछ है या नहीं। ठीक है, इट हैज he has to see that accounts have been drawn up with reference to entries in the books of accounts, and these entries in the books of accounts must be adequately supported by sufficient and appropriate evidence. सारा अकाउंटिंग एंट्री जो हुआ है उसका प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट ने बनाकर रखा, ये भी तुम्हें चेक करना जरूरी है। कुछ हो सकता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री हो, लेकिन क्लियर है, आगे चले। अब छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स बाकी हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल एक्सपेंस को कैपिटलाइज करना है, रेवेन्यू एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। ठीक है, while conducting the audit, the auditor has to ascertain that appropriate distinction between capital item and revenue item has been made. कैपिटल आइटम मतलब वो आइटम जो सालों साल चलेगा, जिसको बैलेंस शीट में लिखा जाता है, और रेवेन्यू आइटम मतलब जो 1 ईयर के अंदर का होता है, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो कैपिटल आइटम और रेवेन्यू आइटम को प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश किया गया है, has been made, and that the accounts of various income and expenditure item have been adjusted in the accounts corresponding to relevant accounting period. वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, सारे एसेट्स जो कंपनी के बैलेंस शीट में है को वेरीफाई करो, सारे लाइबिलिटी को वेरीफाई करो। बहुत केसेस में फेक एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, जिससे बैलेंस शीट बड़ा हो जाए और कंपनीज को मार्केट वैल्यू कंपनीज का बढ़ जाए, जानबूझकर फेक बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो वो चीज तुम्हें चेक करना है। The auditor has to audit has also involves the verification of title, existence and value of asset appearing on the balance sheet. बैलेंस शीट में एक जमीन है 500 करोड़ का, क्या वो जमीन कंपनी के नाम पर एक्चुअल में है या नहीं है? ठीक है, वो भी तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो तुम्हें टाइटल डॉक्यूमेंट सारा एसेट्स का चेक करना है। ठीक है, इसके बाद रिपोर्टिंग टू द अप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी, जो भी तुम फ्रॉड या एरर डिटेक्ट करोगे उसको अप्रोप्रिएटली रिपोर्ट करोगे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। कुछ चीजें होती है जो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना होता है, कुछ चीजें होती है जो डायरेक्टली ओनर्स को रिपोर्ट करना होता है थ्रू ऑडिट रिपोर्ट। द आउटकम ऑफ द ऑडिट एक्सरसाइज इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट। All audit finding and opinion of the auditor regarding the fairness and financial statement have to be reported to appropriate person or body. In the case of financial audit, the report is submitted to the shareholder, और कभी कभार इंटरनल ऑडिट होता है जिसका रिपोर्ट मैनेजमेंट को दिया जाता है। तो बहुत सारे ऑडिट होते हैं जिसका रिपोर्ट डायरेक्टली ओनर को दिया जाता है, मतलब शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। कुछ ऑडिट्स का जो रिपोर्ट होता है वो मैनेजमेंट के लिए होता है, कुछ ऑडिट का रिपोर्ट्स होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए होता है। तो अलग अलग वैरायटी के ऑडिट में अलग अलग जन को हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं। तो प्रॉपर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को हमें सारा चीज रिपोर्ट करना है। आखिरी में रिलेशनशिप बिटवीन थ्री पार्टीज। एन ऑडिट रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिटर, तीन लोगों के बीच का ये मिलन है। ऑडिटर होता है, दूसरा क्लाइंट का मैनेजमेंट होता है, और तीसरा शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी मतलब ओनर होता है। ये तीनों को मिलकर ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, जिसमें ओनर और मैनेजमेंट के बीच में आ जाता है कौन? ऑडिटर। और वो सारे ट्रांजैक्शंस को चेक करता है बीच में। नॉर्मली वो एक एक्सपर्ट होता है
जिसको वहां पर बुलाया जाता है। From the above point, it is clear that auditing is a systematic and scientific examination of accounting record of a business. It enables the auditor to know whether books of accounts are prepared properly and whether financial statement accurately reflect the entries made in the books. For giving a report on the financial health of a company or business, the auditor goes through the accounts and related evidence. वो सारी चीजों को चेक करता है, इन तीनों पार्टियों को मिलाकर ये पूरा सिस्टम बनाया गया। क्लियर है बात? ये है सारे 12 फीचर्स, कम से कम 8 से 9 फीचर्स तुम्हें याद होने चाहिए एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट। बाय बाय।